नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रैक्टिस पेपर सेट को देखेंगे और यह प्रैक्टिस पेपर सेट बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड प्रश्न मैंने अलग अलग चैप्टर से लिए हैं और खास करके बहुत ही स्पेशल या एक कह सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें संग्रहित किया है मैंने। तो प्लीज वीडियो को छोड़ करके मत जाइए, पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाने का मतलब है कि आदमी जब परेशान हो जाता है, जब कोई राह नहीं सूझती, तब उसको कहते हैं कि आदमी चौकड़ी भूल गया है। ठीक है, चौकड़ी एक तरह की चाल होती है, जो कहा जाता है घोड़ा चौकड़ी की चाल चल रहा है। तो यहां कुछ सेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुहावरे होते हैं और कहावतें होती हैं, ये अपना सामान्य अर्थ नहीं रखती बल्कि कुछ यूनिक या स्पेशल अर्थ रखती हैं। तो शाब्दिक अर्थ न लेकर के इनके अंदर जो छिपा हुआ कुछ स्पेशल अर्थ होता है, कुछ भावार्थ होता है, कुछ अलग हट करके जो अर्थ होता है, जिसके सेंस में ये बहुत दिनों से प्रयोग होते होते रूढ़ता आ जाती है इनमें, उस अर्थ को ध्यान में रख करके हमें इनके अर्थ को, इन मुहावरों के अर्थ को ढूंढना है। तो चलिए चालू करते हैं। चौकड़ी भूल जाने का मतलब है राह न सूझना। ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि वो अपनी चौकड़ी भूल गया, मतलब उसको कोई राह नहीं सूझ रही है। अंडे का शहजादा, यह कहावत है, अंडे का शहजादा। जब अंडे में से कोई बच्चा निकलता है, ये एक तरह से सोचने या समझने के लिए मैं कह रहा हूं, अंडे के अंदर से जब कोई भी बच्चा निकलता है तो क्या वो सारी चीजें पहले से सीख लेता है? कुछ चीजें तो जन्मजात सीख लेता है, लेकिन बहुत सारी चीजें संसार में सीखता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अंडे का शहजादा उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसके अंदर अभी अनुभव नहीं है या अनुभवहीन व्यक्ति है। ठीक है, इस कहावत का विशेष अर्थ क्या हो गया? अनुभवहीन व्यक्ति। कहावतें याद रखिए, कहावतें जो है वो पूर्ण रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन मुहावरे जो है वो शब्द समूह होते हैं या वाक्यांश होते हैं। कहावतें लोगों द्वारा कही जाने वाली उक्तियां होती हैं, या हम कह सकते हैं कि लोग अपनी बात को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, ज्यादा बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तर्क के साथ ऐसी कहावतें, ऐसी उक्तियां सालों से कहते आए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे तक चलती चली जाती है। आगे आ जाते हैं, कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? इसमें से ढूंढना है कि विकल्प ए, बी, सी, डी में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा विकल्प गलत है। जब मोहन सभा स्थल, जोड़िए इसको, पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। देखिए, विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन किया जा चुका था ऐसा होगा तब तो ठीक है, लेकिन विसर्जन हो चुकी थी ऐसा नहीं लिखा जा सकता। इसको लिखा जाता अगर कि विसर्जित हो चुकी थी तब सही होता। तो गड़बड़ यहां पर है सी विकल्प में। तो कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो सी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। कोई त्रुटि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों तो सही हैं, ये गलत है और इस लास्ट वाले का कोई मतलब ही नहीं है। आगे आ जाइए। चौथा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यह एक ऐसी कृति थी जिस पर हिंदी भाषा के लिए पहली बार किसी कवि या रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत जी को पहली बार मिला था हिंदी भाषा के लिए। स्वर्णधूली, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा? तो चिदंबरा के लिए इनको 1968 में, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे आ जाइए, हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक थे। कौन था? प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संस्थापक भी थे और संपादन भी इन्होंने घाटा उठा करके भी किया था। आगे आ जाइए। छठवां, कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? कामायनी आप जानते हैं कि एक महाकाव्य है जिसमें 9 सर्ग हैं, यानी 9 अध्याय हैं। अब इसका रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयशंकर बाबू, जो कि बनारस के रहने वाले थे। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने ये कामायनी लिखा है। उसमें चिंता सर्ग, आशा सर्ग, ऐसे कई सर्ग लिखे गए हैं, कुल मिला के 9 सर्ग हैं उसमें। ठीक है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़या चेतन। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहां नहीं कुछ तेरा काम। तो ये कामायनी की ही पंक्तियां मैंने आपके सामने रिसाइट की। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। रामवृक्ष वेणीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? माटी की मूर्तें
इनकी रचना है रामवृक्ष पेरिंगपुरी जी की, और ये बताना है कि ये कौन सी साहित्यिक विधा से संबंधित है, रेखा चित्र, नाटक, यात्रा वृत्तांत या उपन्यास से। तो मैं बता देना चाहूंगा कि यह रेखा चित्र से संबंधित विधा, इस विधा से संबंधित यह रचना है। आगे आ जाइए, 8वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अब पश्चिमी हिंदी में छत्तीसगढ़ी आती नहीं है, क्योंकि देश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषाएं, चाहे वो ब्रज हैं, चाहे वो खड़ी बोली हो, चाहे राजस्थानी हो, ये सब पश्चिमी हिंदी का भाग हो सकती है। ठीक है, और राजस्थानी भी हम कह सकते हैं कि राजस्थानी में भी 4 पार्ट हैं। राजस्थान को भी 4 पार्ट में, कहीं पर मेवाती बोली जाती है, कहीं पर मेवाड़ी, कहीं ढूंढाड़ी, तो ये अलग अलग पार्ट में किए गए। आ जाइए बिहारी को देख लीजिए। बिहारी भाषा में भी 3 पार्ट हैं। बिहारी में है मगध, जो वहां का एक साम्राज्य रहा है कभी किसी जमाने में, ठीक है, जरासंध जी का, तो मगधी है, ठीक है, मिथिला है तो मैथिली है, और इसके बाद भोजपुरी है। ये 3 बिहारी में है। पूर्वी हिंदी में बघेली है, छत्तीसगढ़ी है और अवधी है। तो इसके 3 पार्ट हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। ये पूर्वी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली हो गई? पूर्वी हिंदी की हो गई। हमारी एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भाषा की उत्पत्ति पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करके डाला है, और जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य। पूरा नाम इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो दोनों मिला करके मैंने लिखा है हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर। वो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। आगे आ जाइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। इसमें कई सर्ग हैं और इसमें बात की गई है भाई कि प्रिय और उनका प्रवास हुआ। नाम से समझ लीजिए, प्रिय किसको कहा गया है? इसमें कृष्ण को कहा गया है। उनका प्रवास जब ब्रज से मथुरा के लिए हो जाता है, तो जो गोपिकाओं की विरह व्यथा है, जो गोपियों की विरह व्यथा है, जो राधा रानी की विरह व्यथा है, उसका वर्णन इस प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया है। आगे के प्रश्नों को मित्रों देखिए। 10वें प्रश्न को देखेंगे अब। 10वां प्रश्न है, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली क्या है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? देखिए, मैंने बताया कि आपको पहले, इसके थोड़ी देर पहले अभी भी बताया मैंने कि राजस्थान को दिशा के हिसाब से 4 दिशाओं में बांट दिया गया और चारों क्षेत्र की अलग अलग बोलियां हैं। कहीं की मेवाती है, कहीं की हाड़ौती है, कहीं की ढूंढाड़ी है, ठीक है। तो आगे आ जाइए, हाड़ौती जो है वो पश्चिमी राजस्थान की है, ए विकल्प सही होगा। 11वां है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो याद रखिए, इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी कभी भाषा के रूप में विकसित हुई थी, जो ये साहित्य की भाषा थी। तुलसीदास ने इसको अपनाया था और कई और लोगों ने भी इसको अपनाया था। इसके साथ साथ आप आ जाइए, तुलसीदास के अलावा सूरदास में आ जाइए। सूरदास ने ब्रज को भाषा बना दिया था। तो ये 2 मध्यकाल की बड़ी विकसित भाषाएं थी जो अब बोलियों के रूप में सिमट गई हैं। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली, अब देखिए इसको बोली कहा जाएगा। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक दोनों। अब इसमें रचनाएं नहीं की जा रही हैं। अवधी जो है वो वहां की बोली है जो कि इलाहाबाद में बोली जाती है। बी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? किस भाषा को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है? तो जान लीजिए, हिंदी को राजभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क है। राजभाषा उसको कहा जाता है जिसमें सरकारी कामकाज किए जाएंगे, और यह संघ की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया हिंदी को। अनुच्छेद 343 343 के अनुसार। आगे आ जाइए, 13वां है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसकी बोली को काशिका कहा गया? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत? सी विकल्प सही होगा। वाराणसी क्षेत्र की जो बोली है उसको काशिका भी कहा गया है। काशी से संबंधित, इसलिए इसको काशिका कहा गया। आगे आ जाइए, 14वां प्रश्न, ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे। ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? राजस्थान की, ब्रज की, भोजपुरी? हाँ, कहाँ की बोली नहीं, कौन सी बोली है, ऐसा होना चाहिए था प्रश्न। थोड़ा सा गड़बड़ सुधार लीजिएगा।
राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, तो भोजपुरी। आगे आ जाइए। 15वां, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। काम होने का आधार क्या कर रहा है? 3 मिनट बता रहा है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन कितने मिनट में? 3 मिनट में। ठीक है, मैं कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है, सी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आप जानते हैं कि आदिकाल जो है उसमें कई तरह की रचनाएं प्रचलन में आई। एक तो बौद्ध साहित्य इसमें लिखे गए, ठीक है। वज्रयान आप जानते हैं, उसमें आया। वज्रयान में सिद्ध साहित्य जो भी लिखे गए वह सब बौद्ध संतों द्वारा लिखे गए, ठीक है। अब इसके बाद इनको हम सिद्ध संप्रदाय के संत कहते हैं। आगे आ जाइए। नाथ साहित्य जो कि यह सिद्धों के साथ साथ चला। सिद्धों में जो विकार था उसको नाथ साहित्य ने दूर किया। और ये जो हैं ये एक तरह से कह सकते हैं कि हठयोगी थे, तो इनका साहित्य भी उसमें पाया जाता है। इसके बाद जैन मुनियों द्वारा लिखे गए जैन साहित्य हैं, लौकिक साहित्य पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो रासो, ठीक है, रास ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो भी एक प्रसिद्ध रचना है जो कि चंद्रप्रदाई द्वारा लिखी गई है, और यह महाराज पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है। तो यह कौन से काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। आगे आ जाते हैं 17वें प्रश्न पर। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा पत्रिका का संपादन महामना मदन मोहन मालवीय जी के जो पुत्र थे उन्होंने 1910 में इसका संपादन किया था। 1910। और आप जानते हैं कि वह पीरियड द्विवेदी युग का पीरियड था, ठीक है। तो द्विवेदी युग की पत्रिका इसको कहा जाना उचित होगा। आगे आ जाइए। 18वां, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। 19वां प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा उनकी पुस्तक थी जिस पर उन्हें साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया गया। आगे आ जाइए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा हुआ एक उपन्यास है, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज का ये वीडियो जिसमें ये प्रश्न थे, कुछ साहित्य से रिलेटेड, कुछ हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, कुछ भाषा और बोलियों से संबंधित, और साथ साथ कुछ रचनाएं भी थी इसके अंदर। तो मैं समझता हूं आज का ये प्रश्न संग्रह थोड़ा यूनिक लगा होगा आपको। आप इसे जरूर पसंद करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों से शेयर करिए वीडियो। और अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। अगली वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता से स्नेह करिए, उनका ध्यान करिए, सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।